चलिए आज हम लोग देखते हैं रुधिर के बारे में। रुधिर जिसे रक्त या खून या इंग्लिश में हम लोग इसे ब्लड के नाम से जानते हैं। रुधिर क्या होता है, हमारे शरीर में क्या महत्व है और कैसा होता है, क्या सभी व्यक्तियों का रुधिर एक जैसा होता है, इसी के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो रुधिर जो है हमारे शरीर में गहरे लाल भूरे रंग की संरचना होती है जो हमारे संपूर्ण शरीर के भार का लगभग 7 से 8% भाग होता है। रुधिर हमारे शरीर का गहरे लाल भूरे रंग की संरचना होती है जो हमारे संपूर्ण शरीर के भार का लगभग 7 से 8% भाग होता है। अर्थात कोई 50 किलोग्राम का व्यक्ति है तो उसके शरीर में लगभग 3.5 से 4 लीटर के आसपास रुधिर हो सकता है। वही महिलाओं में इसकी मात्रा जो है लगभग 6 से 7% होता है। अब यह बात करते हैं जो रुधिर होता है, केवल रुधिर में क्या क्या होते हैं, किससे मिलकर के बना होता है, अब इसकी बात करते हैं। तो रुधिर वास्तव में रुधिर के 2 भाग होते हैं। एक होता है रुधिर प्लाज्मा और ब्लड प्लाज्मा, जिसे दूसरा क्या होता है रुधिर कणिकाएं यानी ब्लड कार्पुसल्स के नाम से जाना जाता है। रुधिर प्लाज्मा के बारे में यानी ब्लड प्लाज्मा के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो रुधिर प्लाज्मा हमारे संपूर्ण रुधिर का लगभग 55 से 60% भाग होता है। रुधिर प्लाज्मा हमारे संपूर्ण रुधिर का लगभग 55 से 60% भाग होता है तथा इस 55 से 60% भाग में लगभग 90 से 92% जल होता है। लगभग 90 से 92% जल होता है। शेष 8 से 10% भाग जो है बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट, लवण, शर्करा आदि होते हैं। जो हमारे रुधिर प्लाज्मा होता है वो कैसा होता है, रंगहीन कलर का होता है और ये संपूर्ण रुधिर का लगभग 55 से 60% भाग होता है और उसमें लगभग 8 से 10% भाग जो है लवण, बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट, कार्बनिक, अकार्बनिक, कुछ शर्करा यौगिक होते हैं। यह इसका कार्य यह होता है, प्लाज्मा रुधिर कणिकाओं के लिए तरल माध्यम का कार्य करता है, यानी रुधिर कणिकाएं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थानों तक गति कर सकती हैं। अब हम लोग आज बात करते हैं रुधिर कणिका यानी ब्लड कार्पुसल्स के बारे में। तो रुधिर कणिकाएं के बारे में बात करें तो रुधिर कणिका हमारे संपूर्ण रुधिर का लगभग 40 से 45% भाग होता है। रुधिर कणिकाएं हमारे संपूर्ण रुधिर का लगभग 40 से 45% भाग होता है और ये रुधिर कणिकाएं जो है 3 प्रकार के कणों से मिलकर बनी होती है। ब्लड कार्पुसल्स जो होती हैं ये 3 प्रकार के कणों से मिलकर बनी होती हैं, जिसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स के नाम से जानते हैं। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स के नाम से जाना जाता है। अब इसमें हम लोग बात करते हैं तो जो आरबीसी जिसे लाल रुधिर कणिका या एरिथ्रोसाइट्स के नाम से भी जाना जाता है। लाल रुधिर कणिका जो है यह गोलाकार उभयावतल होता है। उभयावतल का मतलब जैसे तवा एक तरह से धसा होता है, वो दोनों तरफ 2 तवे को उल्टा करके एक आपस में सटा दे तो दोनों तरफ से धसा रहता है। बीच में कुछ मोटा रहेगा और किनारों पर मोटा और बीच में पतला, यानी गोलाकार उभयावतल होता है, संरचना होती है। और इसमें स्तनधारी जीवों के आरबीसी में केंद्रक नहीं पाए जाते हैं। ऊंट एकमात्र ऐसा जीव है, स्तनधारी जंतु है, जिसके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। तो ऊंट एकमात्र होने के कारण यह आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जामों में बन जाता है। स्तनधारी जीवों की बात करें तो उनके आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, केवल ऊंट को छोड़ करके। अन्य किसी भी स्तनधारी जीवों के आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है। आरबीसी की बात करें तो इसका जो निर्माण होता है लाल अस्थि मज्जा में होता है, रेड बोन मैरो में होता है। इसके साथ साथ इसका जो जीवन काल होता है ये लगभग 100 से 120 दिन होता है। इसका जीवन काल 100 से 120 दिन होता है। यही कारण है कि जब किसी को हम रक्त देते हैं, रक्त आदान करते हैं, दाता का कार्य करते हैं, तो वहाँ डॉक्टर कहते हैं कि 3 महीने का अंतराल कम से कम होना चाहिए। इसके साथ साथ जो आरबीसी होता है इसकी हमारे शरीर में संख्या कितनी होती है, तो प्रति घन मिलीमीटर ब्लड में
यानी 1 मिलीमीटर लंबा चौड़ा ऊंचा, इतना आयतन ले लें, यानी प्रति घन मिलीमीटर ब्लड में इसकी संख्या लगभग 4.5 से 5.5 लाख होती है। इसका मुख्य कार्य यह होता है कि यह हमारे शरीर में ऑक्सीजन तथा CO2 का परिवहन करता है। यह ऑक्सीजन को फेफड़े से कोशिकाओं तक पहुंचाता है तथा CO2 को कोशिकाओं से फेफड़े तक लाने का कार्य करता है। ठीक, अब इसके बारे में हम लोग बात करें तो इसमें लाल रंग जो होता है एक्चुअल में हीमोग्लोबिन के कारण कहते हैं होता है। तो हीमोग्लोबिन, अब जनरली ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, छोटे क्लासों में पूछा जाता है। तो हीमोग्लोबिन क्वेश्चन पूछा जाता है कि हीमोग्लोबिन में ऐसा कौन सा तत्व पाया जाता है जिसके कारण ये लाल रंग उत्पन्न करता है। तो हीमोग्लोबिन में आयरन तत्व पाया जाता है जो ऑक्सीजन से क्रिया करके फेरस ऑक्साइड बनाता है, और वही आयरन के कारण यह लाल रंग का होता है। जैसे हम लोग देखे हैं लोहे में जंग लगता है तो वो वायु से नमी से क्रिया करता है तो भूरे रंग की परत जम जाती है जो जंग लग जाती है, लेकिन वहां पर धूल कण मिट्टी के कारण वो हल्के भूरे रंग या मटमैले रंग में दिखता है। जबकि हमारे ब्लड में रहता है तो उसमें कोई ऐसा पदार्थ या धूल कण मिट्टी की संभावना नहीं होती है और वो शुद्ध रेड कलर में या गहरे लाल रंग में दिखाई देता है। इसके बाद हम लोग, और इसकी कमी से अगर हमारे शरीर में RBC की कमी हो जाती है तो इस दशा को हम लोग एनीमिया रोग कहते हैं। या आप लोग जो जानते हैं कि कभी कभी टाइफाइड रोग हो जाता है तो इसमें हमारे शरीर में RBC की संख्या घट जाती है, जिससे हमारे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन घट जाता है। जब ऑक्सीजन का परिवहन घट जाता है तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने से हमारे शरीर में खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण भी घट जाता है, जिससे हमारे शरीर में ऊर्जा की कमी होने लगती है। इसलिए जानते होंगे जो भी टाइफाइड जिनको हुआ होगा, टाइफाइड जब हो जाता है तो नॉर्मली देखे होंगे शरीर पूरा सुस्त हो जाता है, जोड़ों में दर्द होने लगता है, जब थकान की तरह महसूस होता है, यानी कि ऊर्जा का ह्रास महसूस होता है, क्योंकि हमारे शरीर में ऑक्सीजन पर्याप्त नहीं पहुंच पाता, परिवहन नहीं हो पाता, तो खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण भी नहीं हो पाता, जिससे हमको पूरी थकान की तरह या कमजोरी की तरह महसूस होती है, क्योंकि हमको ऊर्जा की कमी हो जाती है। अगला स्टेप हम लोग बात करते हैं WBC के बारे में, अब डिस्कस करते हैं। WBC जिसे सफेद रुधिर कणिकाएं या श्वेत रुधिर कणिकाएं कहते हैं, व्हाइट ब्लड कार्पुल के नाम से जाना जाता है, व्हाइट ब्लड कार्पुसल से या व्हाइट ब्लड सेल भी कहते हैं। इसके साथ साथ इसे ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। ल्यूको का मतलब होता है रंगहीन या कलरलेस, इसी के आधार पर उसका नाम ल्यूकोसाइट्स रख दिया गया। WBC की बात करें तो WBC का कोई निश्चित शेप नहीं होता है। जैसे अमीबा का कोई निश्चित शेप नहीं होता है, उसी तरह से WBC का भी कोई निश्चित आकार नहीं होता है। यह अनियमित आकार का होता है और यह रंगहीन होते हैं। इसमें कोई ऐसा पदार्थ तो नहीं पाया जाता जो इसमें कोई रंग उत्पन्न करे, तो यह रंगहीन या कह सकते हैं जल जैसा होता है, या श्वेत रंग की उसी को संज्ञा दी जाती है, लेकिन एक्चुअल में वो जल के समान है, इसका कोई विशिष्ट रंग नहीं होता है। ये जो होती है इसकी संख्या जो है हमारे रुधिर में लगभग 5000 से 9000 प्रति घन मिलीमीटर होता है। इसकी जो संख्या होती है हमारे रुधिर में लगभग 5000 से 9000 प्रति घन मिलीमीटर होती है, और इसका जो जीवन काल होता है लगभग 3 से 5 दिन होता है। किसी किसी बुक में आप पढ़ेंगे तो दिया होगा कि लगभग 1 सप्ताह होता है। WBC का जीवन काल लगभग 3 से 5 दिन, या किसी किसी बुक में आप पढ़ेंगे तो लगभग 1 सप्ताह के आसपास दिया रहता है। इसके साथ साथ हम बात करें तो ये क्या करता है कि जब इसका प्रमुख कार्य ये होता है कि यदि हमारे शरीर में कोई हानिकारक पदार्थ प्रवेश कर जाता है, हानिकारक पदार्थ का मतलब जैसे जीवाणु, वायरस या अन्य सूक्ष्मजीव किसी प्रकार से हमारे शरीर में पहुंच जाते हैं, तो यह उनकी पहचान करके उनको नष्ट करने का कार्य करता है। यह उन्हें पहचानता है और उन्हें नष्ट करता है। इसके लिए WBC में हमारे 2 तरह की कोशिकाएं होती है, T लिम्फोसाइट और B लिम्फोसाइट कोशिका। जैसे T लिम्फोसाइट जो टारगेट सेल होते हैं, तत्कालिक कोई वायरस प्रवेश करता है तो उसको वह नष्ट कर देता है, पहचान करके उसे नष्ट कर देता है। लेकिन B लिम्फोसाइट सामान्यतः उसका लक्षण ये होता है कि जब कोई वायरस, जीवाणु हमारे शरीर में प्रवेश किया तो वो उसको एक बार अगर नष्ट कर लिया तो उसको वो मेमोरी में संचित कर लेता है कि भविष्य में ऐसा जीवाणु या वायरस फिर से हमारे शरीर में अगर प्रवेश किया तो तुरंत उसको नष्ट कर देगा। इसी आधार पर
हमको वैक्सीनेशन किया जाता है। बचपन में आप देखे होंगे चेचक के, खसरा क्या, पोलियो का टीका लगाया जाता है। तो चेचक, खसरा, पोलियो या डीपीटी जिसका भी टीका लगता है उसमें हमको क्या किया जाता है, उन्हीं सूक्ष्म जीवों को रूपांतरित करके अथवा मृत करके हमारे शरीर में प्रवेश कराया जाता है, ताकि हमारा WBC उसे पहचान ले और भविष्य में कभी भी जीवित अवस्था में या सक्रिय अवस्था में ये जीवाणु, वायरस या सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में पहुंचे तो ये उससे हमारे रोग शरीर की प्रतिरक्षा करे। जैसे आप लोगों ने देखा कि अभी कोरोना वायरस के केस में, कोविड काल में हम लोगों को वैक्सीनेशन हो रहा था। तो वैक्सीनेशन में आप लोग देखे होंगे किसी को कोविशील्ड, किसी को कोवैक्सीन लगा होगा, तो उसमें लिखा रहता था सर्टिफिकेट पर कि आनुवांशिक रूपांतरित या DNA रूपांतरित या मृत जीव। किसी किसी आप देखे होंगे कि उसके सर्टिफिकेट पर आपको लिखा रहा होगा DNA रूपांतरित या मृत जीव, यानी उन्हीं वायरसों को रूपांतरित करके हमको लगाया गया या तो उसको मृत करके, ताकि हमारा शरीर पहचान सके और उससे हमारी शरीर की प्रतिरक्षण हो सके। इसके साथ साथ ये हम लोग बात करें, इसका भी निर्माण वही लाल अस्थि मज्जा में होता है। अब हम लोग बात करते हैं प्लेटलेट्स के बारे में। प्लेटलेट्स जो आज के समय में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। प्लेटलेट्स जिसे हम लोग थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से भी जाने जाते हैं, यह भी रंगहीन होता है। यह भी रंगहीन होता है अथवा अधिक मात्रा में होने पर हल्के पीले रंग का दिखाई देता है। प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स यह रंगहीन होता है या अधिक मात्रा में होने पर हल्के पीले रंग का दिखाई देता है। और ये जो होते हैं, इसकी संरचना क्या होती है, निश्चित होती है। और इसकी संख्या हमारे शरीर में या हमारे रुधिर में इसकी संख्या जो है प्रति घन मिलीमीटर लगभग 1.5 से 4.5 लाख होती है। यानी प्रति घन मिलीमीटर प्लेटलेट्स की संख्या हमारे शरीर में, इसका बहुत बड़ा रेंज होता है, 1.5 से 4.5 लाख हो सकती है। और इसका जो जीवन काल होता है लगभग 10 से 12 दिन भी किसी किसी बुक में दिया है, और किसी किसी में दिया है कि लगभग 2 सप्ताह के आसपास होता है। इसका निश्चित आकार होती है। इसके साथ साथ ये क्या करता है कि हमारे शरीर में अगर किसी चोट वोट लग जाती है तो रुधिर का थक्का बनाने का कार्य करता है। यदि हमारे शरीर में चोट लग जाए तो रुधिर का थक्का बनाने का कार्य करता है। कभी कभी किसी व्यक्तियों में रुधिर की मात्राएं इतनी कम हो जाती है कि उनके सेंसिटिव ऑर्गन जैसे नाक हुआ, कान हुआ, उससे ब्लड जो है अपने आप ही रिसने लगते हैं। या जिनमें सामान्य दशा में जिनमें कमी हो जाती है, चोट लगता है तो रुधिर का थक्का जल्दी नहीं बनता है, जिसके कारण रुधिर निरंतर प्रवाह होता रहता है और रोगी की मृत्यु हो सकती है। अब इसमें जो है चर्चा का विषय अपना है, इस समय वर्तमान में एक डेंगू जो है रोग की बात करते हैं तो डेंगू एक वायरस के कारण होता है। डेंगू रोग जो है एक वायरस के कारण होता है। आज के समय में देख रहे हैं कि डेंगू जो है, डेंगू रोग बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है, जो है बहुत बड़े जो है स्थिति बनी हुई है, विकराल रूप लेकर चला जा रहा है। शहरों में, गाँव में जो है डेंगू जब भी सुनो किसी को तो पता चलता है कि प्लेटलेट्स डाउन हो गया। प्लेटलेट्स डाउन क्यों हो जाते हैं? एक प्रकार के डेंगू वायरस है। ये जो डेंगू वायरस है ये हमारे शरीर में आरबीसी को खाता है, आरबीसी को नहीं, प्लेटलेट्स को खाता है। प्लेटलेट्स को खाता है और प्लेटलेट्स की संख्या धीरे धीरे हमारे शरीर में घटने लगती है, जिससे हमारे शरीर में जो रुधिर का थक्का बनना की क्षमता होती है वो कम होने लगती है। और हमारे शरीर में जब प्लेटलेट्स घटने लगता है तो ऐसी क्रिया में जो है हमारे शरीर में नाक या कान से जो है धीरे धीरे ब्लड रिसने की संभावनाएं बनी रहती है और hमारे शरीर के क्लॉटिंग होने की क्षमता भी क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। ऐसे में व्यक्ति के मृत होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। अब हम लोग बात करेंगे रुधिर वर्ग के बारे में। यहाँ तक तो हम लोगों ने बात कर लिया कि क्या होते हैं, कैसे होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं रुधिर वर्ग यानी कि ब्लड ग्रुप के बारे में। ब्लड ग्रुप क्या है, कैसा होता है? तो चर्चा का विषय यह है कि क्या सभी मानव की हम बात करें तो क्या सभी मानव का रुधिर एक जैसा होता है? मानव के सभी एक हैं तो क्या सभी मानव का एक जैसा है? ये बड़ा चिंता का विषय शुरुआत में बना हुआ था। पहले लगता था लोगों को कि मानव सभी एक समान है, तो लगभग सभी मानव का रुधिर रेड रंग का है, लाल रंग का है, तो सबका एक ही समान हो सकता है।
ऐसे समय में धीरे धीरे टेक्नोलॉजी विकसित हुई, एक व्यक्ति का रुधिर दूसरे व्यक्ति को दिया जाने लगा। और ऐसे में जब रुधिर दिया जाता था तो कोई किसी को जल्दी देता नहीं था, और देते कौन थे? अपने ही सगे संबंधियों को लोग देते थे। तो जनरली एक परिवार में देखेंगे तो मैक्सिमम सदस्यों को रुधिर मिलने की संभावनाएं ज़्यादा होती है। जैसे एक ही परिवार में किसी का बी है तो उनमें देखेंगे तो 2-4 लोगों का बी हो सकता है, ए है तो ए भी हो सकता है। इसलिए संभावनाएं रहती हैं कि एक परिवार के लोगों के रुधिर वर्ग मिल सकते हैं ज़्यादातर। तो इसमें क्या होता है कि वही लोग देते थे, तो कभी कभी व्यक्ति सही भी हो जाते थे, कभी कभी मृत भी हो जाते थे। शुरुआत में इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी तो समझ नहीं पाते थे। धीरे धीरे समय बीता और इसी क्रम में एक डॉक्टर हुए इंग्लैंड के, जिनका नाम था कार्ल स्टीनर। उनके हॉस्पिटल में यही केस आया। उन्होंने देखा कि रोगी क्या हुआ कि उसको ब्लड आदान किया गया, फिर भी उसका ब्लड जम गया और रोगी की मृत्यु हो गई। तब उन्होंने को लगा कि उन्हें संदेह हुआ, इसका मतलब हर एक व्यक्तियों का रुधिर एक समान नहीं है, कुछ तो जरूर भिन्नता है जिसके कारण रोगी का ब्लड जम जा रहा है या क्लॉट हो जा रहा है। अब इसको जानने के लिए उन्होंने रुधिर का विशिष्ट अध्ययन किया, बहुत से लोगों में रुधिर का अध्ययन किया तो पाया कि रुधिर में एक विशिष्ट प्रकार का, 2 विशिष्ट प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं, जिसको प्रतिजन यानी एंटीजन और प्रतिरक्षी कहते हैं। जिसे प्रतिजन और प्रतिरक्षी कहते हैं। प्रतिजन यानी एंटीजन जो रुधिर कणिका के ऊपर पाया जाता था, प्रतिरक्षी जो रुधिर प्लाज्मा के ऊपर पाया जाता था या प्लाज्मा में घुला हुआ अवस्था में पाया जाता था। जिस व्यक्तियों में ये प्रतिजन पाया जाता था, जैसा प्रतिजन पाया जाता था, उस प्रतिजन की उपस्थिति के आधार पर उसको रुधिर वर्ग निर्धारित किए। और प्रतिरक्षी क्या करते थे, उसके विपरीत वाले रुधिर वर्ग से या विपरीत वाले प्रोटीन से उसको सुरक्षात्मक आवरण प्रदान करने का कार्य करते थे। तो प्रतिजन की भी जांच किए तो उन्होंने पाया कि ये जो प्रतिजन है वो भी 2 प्रकार के होते हैं। प्रतिजन भी 2 प्रकार के होते हैं, जिसका नाम प्रतिजन ए और प्रतिजन बी, यानी एंटीजन ए और एंटीजन बी की संज्ञा दी। एंटीजन ए और एंटीजन बी की बात करें तो इसके आधार पर इसी तरह से प्रतिरक्षी भी 2 तरह का उन्होंने प्रोटीन देखा, एंटीबॉडी स्मॉल ए, एंटीबॉडी स्मॉल बी। इसके बाद उन्होंने जब देखा कि कुछ व्यक्तियों की रुधिर कणिका के ऊपर एंटीजन ए पाया गया, एंटीजन ए पाया गया, एंटीजन बी नहीं पाया गया, तो उनकी प्लाज्मा में जब देखे तो प्लाज्मा में एंटीबॉडी ए नहीं था, बल्कि क्या था, एंटीबॉडी बी था। जब एंटीबॉडी बी था, इस आधार पर उन्होंने रुधिर वर्ग उसको क्या नाम दिया, ए नाम दिया। फिर इसी आधार पर कुछ व्यक्तियों का रुधिर का अध्ययन किया तो उन्होंने पाया कि कुछ व्यक्तियों की रुधिर कणिका के ऊपर एंटीजन ए अनुपस्थित था, बल्कि बी उपस्थित था। और प्लाज्मा का जब जांच किए तो उनमें प्लाज्मा में एंटीबॉडी ए उपस्थित था और बी अनुपस्थित था। इस आधार पर उन्होंने उस रुधिर वर्ग का नाम बी दे दिया। तीसरे क्रम में हम बात करें तो तीसरे क्रम में उन्होंने अध्ययन किया तो देखा कि कुछ व्यक्तियों के रुधिर में रुधिर कणिका के ऊपर एंटीजन ए भी पाया गया, एंटीजन बी भी पाया गया, एंटीजन ए भी पाया गया, एंटीजन बी भी पाया गया। और प्लाज्मा में ना तो एंटीबॉडी ए पाया गया ना तो बी पाया गया। इस आधार पर उन्होंने उस वर्ग का नाम ए बी रख दिया। फिर इसी के साथ कुछ और व्यक्तियों का अध्ययन किया तो पाया कि कुछ व्यक्तियों की रुधिर कणिका के ऊपर ना तो एंटीजन ए था ना तो बी था, लेकिन प्लाज्मा का जब अध्ययन किए तो पाया कि उनके रुधिर प्लाज्मा में एंटीबॉडी ए भी था और स्मॉल ए भी था, स्मॉल बी भी था। इस आधार पर कोई प्रतिजन न पाए जाने के कारण उसको 0 हम कह सकते हैं, शून्य प्रतिजन, लेकिन नामकरण वो ए बी के पद में कर रहे थे, इसलिए उसको सिंबल के तौर पर हमने रुधिर वर्ग का नामकरण उन्होंने क्या कर दिया, ओ रुधिर वर्ग। इस प्रकार से कार्ल स्टीनर ने मानव में 4 प्रकार के रुधिर वर्गों की खोज की थी। 4 प्रकार के रुधिर वर्ग, जैसे हम लोग कह सकते हैं कि किसी गांव में 2 व्यक्ति हैं, अगर हमसे ए वाले से लगा होगा तो कहेंगे कि उस गांव में ए है, उसका विरोधी बी है। अगर किसी और का बी से लगाव रहेगा तो कहेगा कि उस गांव में 2 व्यक्ति हैं, बी बहुत अच्छा है, उसका विरोधी ए है। या ऐसा भी कंडीशन हो सकता है कि दोनों बहुत अच्छे हों, दोनों आपस में मिल के रहते हों, तो कोई व्यक्ति उस गांव से जब गुजरेगा तो बताएगा कि उस गांव में 2 व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे हैं, दोनों आपस में मिलकर रहते हैं, जैसा कि ए बी के केस में। इसी तरह से ऐसा भी हो सकता है कि आसपास के 2 पड़ोसी हों, आपस में बराबर झगड़े करते रहे हों, कोई व्यक्ति उस पास से गुजरेगा तो बोलेगा कि उस गांव में 2 व्यक्ति हैं यार, आपस में बहुत जड़ लड़ते झगड़ते रहते हैं, कोई किसी का नहीं पड़ता। तो ऐसा व्यक्ति कौन सा हो सकता है, ओ रुधिर वर्ग हो सकता है। इस आधार पर इन्होंने 4 वर्ग के रुधिर वर्गों का अध्ययन किया था।
और इसी के आधार पर रुधिर आधान की बात इन्होंने कही थी। बाद में हम लोग चर्चा करेंगे कि ए पॉजिटिव ए निगेटिव वर्तमान में खोजा गया है, तो उसकी बाद में चर्चा करते हैं। पहले इसी के आधार पर रुधिर आधान बताते हैं, फिर ए माइनस ए प्लस के बारे में बात होगी, पॉजिटिव निगेटिव। तो क्या हुआ, हम लोग जब रुधिर आधान की बात करते हैं तो कहते हैं कि ए रुधिर वर्ग जो है किसको दे सकता है, ए को दे सकता है और ए बी को दे सकता है। फिर बी रुधिर वर्ग जो होता है वो बी को दे सकता है, साथ ही साथ किसको दे सकता है, ए बी को। इसी तरह से ए बी रुधिर वर्ग किसको दे सकता है, खुद ए बी को केवल, और किसी को नहीं। इसी तरह से ओ जो है, ओ रुधिर वर्ग ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है और ओ को भी दे सकता है। इस प्रकार से ओ सबको दिया, इसलिए कहते हैं ओ सर्वदाता हुआ, और ए बी सबसे लिया, इसलिए उसे हम कहते हैं सर्वग्राही। ये तो हम लोग सब लोग पढ़ाते हैं, सब लोग बताते हैं, लेकिन चर्चा का विषय यह है कि आखिर ए रुधिर वर्ग है और या मान लीजिए ओ रुधिर वर्ग है, हमारा ओ है, तो हम अपना रुधिर किसी को दे रहे हैं। मान लो ए को दिए तो कोई दिक्कत नहीं, बी को दिए कोई दिक्कत नहीं, ए बी को दिए कोई दिक्कत नहीं। यानी हमारा रुधिर ए के शरीर में, बी के शरीर में, ए बी के शरीर में मिलाया गया, तो इन लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन इन लोगों का रुधिर यानी ए का हमारे शरीर में मिलाया जाए या बी का हमारे शरीर में मिलाया जाए, ए बी का हमारे शरीर में मिलाया जाए, तो हमारा रुधिर जम जा रहा है, क्लाट हो जाता है। तो या ओ व्यक्ति में मिलाया जाता है तो उसका रुधिर क्लाट हो जाता है। तो फिर ऐसा क्यों होता है कि रुधिर को, जब हमारा रुधिर इनके रुधिर में यानी कि ओ का रुधिर ए बी या ए बी में मिलाया जाता है तो कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन ए बी इन सब का रुधिर जब ओ वाले व्यक्ति में मिलाया जाता है तो रुधिर क्लाट हो जाता है। अगर ऐसा क्यों होता है, इसके भी विषय में बहुत आसान सी जानकारी है, इसको बस थोड़ा सा समझेंगे, समझ में आ जाएगा। हमने शुरुआत में ही बात किया, जब टॉपिक शुरू किया तो बोला गया कि रुधिर वर्ग के बारे में कहेंगे कि हमारे रुधिर के दो भाग होते हैं, प्रतिजन, प्रतिरक्षी। दो प्रकार के प्रोटीन होते हैं। ये प्रतिजन और प्रतिरक्षी की बात करें तो हमने बताया कि प्रतिजन जो होते हैं, एंटीजन जो होते हैं, रुधिर कणिका के ऊपर पाए जाते हैं, और प्रतिरक्षी एंटीबॉडी जो है प्लाज्मा के ऊपर पाए जाते हैं। प्लाज्मा में घुले अवस्था में, प्लाज्मा में घुले अवस्था में पाए जाते हैं। अब जो है, जब हमको क्या हुआ, किसी हमारा रुधिर ओ है मान लो, तो हमको हमारा ओ वर्ग का रुधिर किसी को देना है, तो 200 ml ओ व्यक्ति जिसका रुधिर वर्ग ओ होगा, उस व्यक्ति से 200 ml रुधिर निकाला जाएगा। उस 200 ml रुधिर को क्या किया जाएगा, निकाल करके उसमें से रुधिर प्लाज्मा को अलग किया जाता है, रुधिर कणिका को अलग किया जाता है। अब व्यक्ति सोचिए कि जो ओ रुधिर वर्ग वाला है व्यक्ति, उसके प्लाज्मा को अलग कर दिया गया, कणिका को अलग। तो जब प्लाज्मा को अलग करेंगे तो एंटीबॉडी ए स्मॉल ए और स्मॉल बी भी प्लाज्मा के साथ पृथक हो जाएगा, और बचा कणिका। तो कणिका ओ वाले व्यक्ति की कणिका पर न तो एंटीजन ए था न तो एंटीजन बी था, और प्लाज्मा में ए बी एंटीबॉडी था, तो ए बी तो अलग हो गया। अब जो रुधिर कणिका हुआ, कुछ केमिकल मिला करके लिक्विड बना दिया जाता है। अब उसमें मिला करके लिक्विड फॉर्म में कर दिया गया, तो उसमें ना तो एंटीजन ए है, ना तो एंटीजन बी है, ना तो एंटीबॉडी ए है, ना तो एंटीबॉडी बी, यानी ना तो कोई प्रतिजन ना तो कोई प्रतिरक्षी। अब ना उसको, यानी कि ओ रुधिर वर्ग ये जो बचा 200 ml वाला व्यक्ति का, वो किसी को नहीं जानता, ना तो एंटीजन को जानता है ना तो एंटीबॉडी को। अब ऐसी स्थिति में वो हम किसी भी व्यक्ति के रुधिर में मिला दे, वो वहां पर एडजस्ट कर लेगा। जैसे हम ही लोग 4 लोग जाते हैं कहीं पर, 10 लोग हैं, तो उसमें जिसको पहचानते हैं जाकर के उसी के पास खड़ा होने की कोशिश करते हैं। अगर किसी को नहीं पहचान रहे हैं तो चाहे जहां जाकर के खड़े हो जाते हैं। तो वो इसी तरह का हो गया, ना तो ए को पहचान रहा है, ना तो बी को पहचान रहा है, न तो एंटीजन को पहचान रहा है, न तो एंटीबॉडी, तो चाहे जहां मिला दिए वो एडजस्ट कर लिया। लेकिन मान लीजिए हमारा ओ व्यक्ति का रुधिर क्या है, पूरे शरीर 200 ml का तो हम सेपरेट कर लिए प्लाज्मा, लेकिन पूरा शरीर में ओ है, तो पूरे शरीर का रुधिर निकालें, प्लाज्मा को अलग करें, कणिका को अलग करें, फिर कणिका को हमारे अंदर कर दें। अब इसके बाद चाहे ए को मिलाएं, बी को मिलाएं, एक वर्ग का दे सकते थे, लेकिन तब तक जो वो व्यक्ति होगा उसका पूरा रुधिर निकालकर प्लाज्मा को सेपरेट करना, यानी एंटीबॉडी को सेपरेट करना, फिर किसी अन्य रुधिर वर्ग को देना, तब तक वो व्यक्ति ओ वाला बचेगा ही नहीं, जीवित ही नहीं रह जाएगा, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि पूरे रुधिर को निकाला जाए। अब क्या होता है कि जैसे क्या है, ए बी की बात करते हैं तो सर्वग्राही होता है। क्यों? क्योंकि उसकी ब्लड प्लाज्मा में ना तो एंटीबॉडी ए है ना तो बी है, तो ओ का रुधिर आसानी से दे सकते हैं, क्योंकि प्लाज्मा को सेपरेट किए, एंटीबॉडी खत्म, ए बी मिला दिए। ए की बात करते हैं तो ए में क्या होता है, एंटीबॉडी बी होता है, प्लाज्मा को सेपरेट किए तो एंटीबॉडी खत्म,
ए है तो प्रतिजन ए तो ए बी में पहले से ही है, तो उसको भी मिला सकते हैं। बी का इसी प्रकार हुआ, तो बी के प्रतिरक्षी को हटाए, ए जो है जो प्रतिरक्षी बी वर्ग में ए होता है उसको हटा दिए प्लाज्मा को, तो बचा क्या, एंटीजन बी, तो बी तो पहले से ही आराम से मिला दिए, कोई दिक्कत नहीं। ओ में प्रतिरक्षी पहले से ए और बी होते हैं, इसलिए किसी का मिलाएंगे, अगर ए मिलाते हैं तो ए का एंटी बी में रहेगा, क्लाट कर जाएगा। बी को मिलाते हैं तो बी का एंटी ए रहता ही है ओ में, आराम से क्लाट कर जाएगा, कोई रुधिर जम जाएगा। ए बी का देखते हैं तो ए और बी दो का दोनों का प्रतिरक्षी है, इसलिए वो सर्वाइव नहीं करता। एक्चुअल में प्रतिरक्षी होते क्या है, प्रतिरक्षी होता नहीं है बल्कि प्रतिरक्षी बनते हैं, प्रतिरक्षी बन जाते हैं। जब मिलाते हैं तो वो सुरक्षात्मक आवरण के तौर पर उसमें प्रतिरक्षी एंटीबॉडी बनता है। जैसे हम कहते हैं कि हमारे अंदर प्रतिरक्षी का निर्माण कराया जाता है, बार बार जो वैक्सीनेशन करते हैं तो वैक्सीनेशन से हमारे शरीर में उस वायरस जीवाणु के प्रति हमारा एंटीबॉडी बन जाता है। इसी तरह से हमारे रुधिर वर्गों की आदान बात करते हैं। फिर बाद में जो है रुधिर वर्गों की बात किए, तो रुधिर वर्ग के बारे में वर्तमान में हम लोग 8 रुधिर वर्गों की सामान्यतः बात करते हैं। 8 रुधिर वर्गों की बात क्यों किया गया, क्योंकि बाद में जो है अमेरिका में ही एक बंदर पाया गया, रिसस बंदर, बंदर की जाति थी जिसको रिसस बंदर कहते हैं। उसमें एक विशिष्ट प्रकार के प्रतिजन की खोज हुई, यानी देखा गया कि इन प्रतिजनों के साथ साथ उनमें कुछ विशिष्ट प्रकार का एक प्रतिजन पाया गया, यानी एंटीजन पाया गया, तो उसी रुधिर कणिका के ऊपर, तो उसी प्रतिजन के आधार पर, उसी बंदर के नाम के आधार पर उसका नाम आरएच प्रतिजन रख दिया गया। क्या नाम रख दिया गया, आरएच प्रतिजन, यानी आरएच फैक्टर या आरएच एंटीजन की संज्ञा दी जाती है। अब इसी तरह से मानव में जांच किया गया तो पाया गया कि एंटीजन ए, एंटीजन बी के साथ साथ कुछ व्यक्तियों के रुधिर में आरएच भी प्रतिजन पाया गया, आरएच पाया गया और कुछ में नहीं पाया गया। जब पाया गया तो उसको पॉजिटिव कहा गया और जब नहीं पाया गया तो नेगेटिव कहा। जैसे ए रुधिर वर्ग की बात करें, अगर ए रुधिर वर्ग की एंटीजन वर्ग वाले व्यक्ति में एंटीजन ए के साथ आरएच प्रतिजन पाया गया तो उसको ए पॉजिटिव कहा गया, नहीं पाया गया तो उसको ए नेगेटिव कहा। इसी तरह से बी रुधिर वाले में अगर आरएच प्रतिजन पाया गया तो उसको बी पॉजिटिव और नहीं पाया गया तो उसको बी नेगेटिव। इसी तरह से ए बी वाले रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति में आरएच प्रतिजन पाया गया, एंटीजन पाया गया तो ए बी पॉजिटिव, नहीं पाया गया तो ए बी नेगेटिव। इसी तरह से ओ पाया गया वाले व्यक्ति में अगर आरएच पाया गया तो ओ पॉजिटिव, नहीं पाया गया तो ओ नेगेटिव। अब जो हम लोगों ने रुधिर वर्ग के आधान की बात की है तो याद रखिएगा, पॉजिटिव रुधिर वाले को, आरएच पॉजिटिव वाले रुधिर को उसी क्रम में सभी पॉजिटिव वाले दे सकते हैं और सभी निगेटिव वाले दे सकते हैं। आरएच निगेटिव वाले उसी क्रम में, जैसे हमने बताया उसी क्रम में दे सकते हैं, लेकिन निगेटिव वाले को केवल और केवल आरएच निगेटिव वाला उसी क्रम में रुधिर दे सकता है। यानी ए निगेटिव को ए निगेटिव ही देगा या ओ निगेटिव देगा, बी निगेटिव को बी निगेटिव या ओ निगेटिव, यानी बी पॉजिटिव नहीं देगा। ए बी निगेटिव को ए बी निगेटिव ही देगा या ए निगेटिव बी निगेटिव ओ निगेटिव देगी, कभी पॉजिटिव वाले नहीं देंगे। अगर देगा तो उसके अंदर प्रतिरक्षी बनेंगे और रुधिर आरएच प्रतिरक्षी बन जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से रुधिर वर्गों की हम लोग बात किए कि पूरी तरह से हमारा रुधिर वर्ग 8 हो गए। लेकिन वर्तमान में एक और रुधिर वर्गों की चर्चा बराबर चल रही है, जिसको गोल्डन रुधिर वर्ग या बॉम्बे रुधिर वर्ग की संज्ञा दी गई। बॉम्बे रुधिर वर्ग या गोल्डन रुधिर वर्ग क्यों कहा गया, क्योंकि बॉम्बे रुधिर वर्ग या गोल्डन रुधिर वर्ग बहुत पूरे विश्व में बहुत कम मात्रा में, दुर्लभ मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए इसको क्या किया गया, गोल्डन रुधिर वर्ग। जैसे स्वर्ण बहुत कीमती होता है, इसी तरह से वो रुधिर वर्ग भी बहुत कीमती होते हैं और बहुत दुर्लभ किस्म में पाए जाते हैं, इसलिए बहुत लोगों ने इसको दुर्लभ रुधिर वर्ग की संज्ञा भी दी। ये पूरे विश्व में अभी तक 76 लोगों में इसकी खोज हुई है, जिनमें से धीरे धीरे अब नए डाटा हो सकता है कि बढ़ा हो, लेकिन जो डाटा कलेक्ट बुकों के साथ जो है 76 व्यक्तियों में खोजा गया था, जिनमें से 23 व्यक्तियों में, सबसे ज्यादा जो है पूरे विश्व में 23 व्यक्तियों में मुंबई में खोजा गया, बॉम्बे में खोजा गया। इसलिए लोगों ने बॉम्बे के नाम पर ही उस रुधिर वर्ग को, कुछ लोगों ने कहा या भारतीय वैज्ञानिकों ने कहा कि इस रुधिर वर्ग का नाम क्या होना चाहिए, बॉम्बे रुधिर वर्ग ही होना चाहिए। लेकिन बहुत अत्यंत दुर्लभ मात्रा में पाए जाने के कारण बहुत कीमती रुधिर वर्ग हो गया, इसलिए कुछ लोगों ने इसको कहा कि गोल्डन रुधिर वर्ग है या दुर्लभ रुधिर वर्ग है।
लेकिन इसके साथ साथ इनमें एक विशिष्टीकरण होती है। अभी इसके बारे में रिसर्च का विषय बना हुआ है। अब कितने पूरे विश्व में है ये तो चर्चा का विषय है, क्योंकि हर व्यक्तियों की जांच तो हो नहीं पाती है कि कौन सा रुधिर वर्ग है। जब जरूरत लगता है, जांच होता है तो पता चलता है। इस तरह से जो गोल्डन रुधिर वर्ग है, जो उन लोगों में होता है, उनको पूरा दिशा निर्देश है, उनका डाटा एकत्र किया जाता है और कहा जाता है कि जब भी किसी व्यक्ति को रुधिर की जरूरत होगी इस रुधिर वर्ग की, तो आपको अनिवार्य रूप से रुधिर देना ही होगा, क्योंकि आप लोग पूरे विश्व में सीमित संख्या में हैं। तो आप ही नहीं देंगे तो उसको रुधिर कोई नहीं देगा। हो सकता है वो दिक्कतें आपको भी कभी रुधिर की जरूरत पड़ी तो कोई अन्य भी दे सकता है। तो वर्तमान में उन लोगों में जब कभी रुधिर की कमी होती है या जरूरत पड़ती है तो विश्व के किसी भी व्यक्ति से, उन लोगों में जिनमें यह बॉम्बे रुधिर वर्ग होता है, आसानी से उनसे ले लेते हैं और वो अपना सहमति पत्र दिए रहते हैं कि नहीं हम अपना देंगे, क्योंकि हो सकता है भविष्य में उनको भी यह रुधिर वर्ग की जरूरत पड़ जाए। अगर आप नहीं देंगे तो आपको कौन देगा? आपकी तरह अन्य रुधिर वर्गों की तरह तो पर्याप्त मात्रा है नहीं कि कोई दे देगा आपको, क्योंकि सीमित मात्रा में आप उसको बहुत ज़्यादा हमेशा जरूरत भी नहीं लगेगी कि आप उसको स्टोरेज करके रख सकें, क्योंकि लंबी समय तक रुधिर को आप स्टोर करके भी नहीं रख सकते और वहीं आप लोग सीमित संख्या में तो उसको आपको देना ही पड़ता है। ठीक है, थैंक यू।